अस्सलाम वालेकुम। पिया बेदर्दी मुकम्मल नावल अज़ कलम नूर हरम। एक नया सफ़र, एक नई कहानी। अगर आप भी लफ्ज़ों की खुशबू महसूस करना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी कहानी आपसे ना रह जाए। आइए कहानी शुरू करते हैं। घर में हर तरफ शादी की चहल पहल थी। हंसी खुशी के शोर में रवायती रस्में और मेहमानों का आना जाना जारी था। आज हुरुलैन का निकाह था और वो पूरी महारत से एक खुशबाश दुल्हन का किरदार निभा रही थी, जैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इसे आज ही मिली हो। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे एक अंदरूनी जलन थी। एक शिकस्त होरदा अनाज सा लग रही थी। अपने सजने संवरने के अंदाज, मसनूई हंसी और दिलकश रूप के साथ वो अपने आसपास कज़न्स और चचियों को जलाने में लगी हुई थी, मगर हकीकत में खुद ही अंदर से जल रही थी। उसका सारा ख्वाब, सारी मंसूबाबंदी खाक हो चुकी थी। बरसों की प्लानिंग ये थी कि बड़ी ताई के बेटे शायान, जो अभी अमेरिका से पढ़ कर आया था, उसे अपनी दुल्हन बना कर लाएगा। उसे अपने हुस्न पर नाज था। वो जानती थी कि वो सब कज़न्स में सबसे हसीन है और यही इसका सबसे बड़ा हथियार भी था। इसीलिए जब वो अपनी सहेली नूर से महफ़िलों के बीच बैठकर ये दावा करती थी कि वो शायान को अपने हुस्न, नाज़ो अंदाज से दीवाना कर लेगी, तो यकीन से भरी होती। वो ये भी कहती थी कि एक दिन उसी घर की मालकिन बनकर वो सबकी जलन का बायस बनेगी, मगर उसकी सारी साजिशें, चालाकियाँ और फ़ख्र उस वक्त खाक में मिल गया जब शिफा ने उसकी वो गुफ्तगू सुन ली और जाकर इसकी चर्चियों तक पहुंचा दी, जिन्होंने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया और गांव के एक दूर के रिश्तेदार सादा मिजाज लड़के आहान से उसका निकाह तय कर दिया। हुरुलैन ये सब सुनकर सन्नाटे में थी, मगर बोलने का मौका ना था। वो समझ गई थी कि घर वाले शयान के मामले में उसकी नीयत भांप चुके हैं और यही वजह है कि फ़ौरन उसका रिश्ता कहीं और कर दिया गया। वो जान गई थी कि अगर इनकार करेगी तो शर्मिंदगी बढ़ जाएगी, इसलिए खामोशी में ही आफियत जानी और निकाह के लिए रजामंदी दे दी। बिस्मा ने बातें सुनकर जो शोर मचाया था, उसने हुरुलैन के लिए मज़ीद गुंजाइश बाकी ना छोड़ी थी। यूँ निकाह की तैयारी हो गई, मगर उसे बताया गया कि रुखसती 1 साल बाद धूमधाम से होगी। इस वादे पर वो दिल को तसल्ली दे चुकी थी, लेकिन ऐन निकाह के बाद दुल्हा ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी कि वो हुरुलैन को इसी वक्त अपने साथ रुखसत कराना चाहता है। इस अचानक फरमाइश ने सबको हक्का बक्का कर दिया। बुज़ुर्ग सोच में बैठ गए, मगर चूँकि आहान अपनी बात पर अड़ा रहा और निकाह हो चुका था, इसलिए फ़ैसला यही हुआ कि दुल्हन को आज ही रुखसत कर दिया जाए। हुरुलैन के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम न थी, मगर वो सदमे को अंदर ही अंदर निगल गई। चेहरे पर वही गुरूर भरी मुस्कुराहट सजाई और कहा, असल में मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि मेरे शौहर को एक लम्हा भी मुझसे दूरी गवारा नहीं। दिल में वो आहान को नापसंदीदा अल्फाज से नवाज रही थी और उसे हकीर समझ रही थी। तभी इकरा ने तंज़ी अंदाज में कहा, अब दुल्हा अंदर आएगा तो देखते हैं तेरे अंदाज कहाँ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आहान अंदर आया, सबकी नज़रें उस पर जम गईं। सब लड़कियों की ज़ुबानें रुक गईं और दिल से बेसाख्ता निकला, ये तो शायान से भी ज़्यादा हैंडसम है। वो वाकई एक पुरकशिश बावकार शख्सियत का मालिक था, जो दुल्हा बनकर किसी हीरो की तरह लग रहा था। इकरा ने शिफा के कान में सरगोशी की, ये तो टॉम क्रूज़ लग रहा है। और वो सब जो अभी तक हुरुलैन का मजाक उड़ा रही थी, अब अंदर ही अंदर हसद में जलने लगी। इसी दौरान शायान, जो अब तक सब कुछ खामोशी से देख रहा था, माँ से मुखातिब हुआ, अम्मी आपने अच्छा नहीं किया, वो सबसे खूबसूरत लड़की थी, आपने मुझे उससे महरूम कर दिया। उसकी आवाज़ में दुख भी था और गुस्सा भी। उसने बचपन से हुरुलैन को देखा था, तब वो 14 बरस की थी और अब वो 22 की थी, खूबसूरती का मुकम्मल नमूना, जिसे देखकर वो अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा हो रहा था। अम्मी, अब अगर शादी करूँगा तो ख़ानदान से बाहर ही करूँगा, आप साफ समझ लें। वो गुस्से से अपनी माँ अनसिया बेगम को हतमी फ़ैसला सुना चुका था, मगर अब कुछ बदलने वाला ना था। लड़कियाँ रुखसती की तैयारी में थीं और साइमा चाची ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, ले जाए आज ही इस आफत की पुड़िया को। जल्दी जल्दी रस्में मुकम्मल की गईं और हुरुलैन को रुखसत कर दिया गया। शहर से गांव का सफ़र 3 घंटे का था। भारी शरारा, झुका सर, मुसलसल खामोशी और अंदरूनी कर्ब के साथ बैठी हुरुलैन अंदर ही अंदर टूट रही थी। सारा वक्त नज़रें झुकाए रहीं और जब एक लम्हे को आँख उठाकर अपने पास बैठे आहान को देखा तो दिल में एक हल्की सी तसल्ली ज़रूर हुई। वो जाहिल या गंवार बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वक़ार और एतमाद भी था।
हुरुलैन ने चुपके से नज़रें चुरा लीं और दिल में पहली बार सोचा कि शायद ये रिश्ता इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन गुरूर और शिकस्त के बीच पलते इस लम्हे में वो अपने दिल से ज़्यादा अना की सुन रही थी। 3 घंटे की मुसलसल मुसाफत और दुल्हनों वाले भारी लिबास में सजी हुई हुरुलैन जब आखिरकार गांव पहुंची तो उसके जोड़ जोड़ में थकन उतर चुकी थी। हर कदम पर जिस्म जैसे एहतजाज कर रहा हो। गाड़ी के झटकों ने न सिर्फ बदन बल्कि दिल की हालत को भी उलझा दिया था। हर लम्हा हर घड़ी वो अंदर ही अंदर तप रही थी, खास तौर पर आहान पर, वो शख्स जो निकाह के बाद से एक लम्हा भी उसके साथ ना बैठा ना बात की। रुखसती से पहले उससे एक बार भी राय ना ली गई, ना कोई तैयारी, ना कोई वक्त दिया गया। उसका पूरा अरमान जो उसने 1 साल बाद की रुखसती के नाम पर बांधा था वो लम्हों में टूट चुका था। उसने दिल ही दिल में कसम खा ली थी कि अब वो इस घर वालों के सामने कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और दिखा देगी कि वो यहाँ गांव में भी शहज़ादियों की तरह खुश है, शान से जिएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग शर्मिंदा होंगे जिन्होंने रातों रात उसकी रुखसती कर दी थी। रात के 9 बज रहे थे जब गाड़ी रुकी और आहान बिना कुछ कहे ना इसे देखे सीधा गाड़ी से उतरकर कहीं गायब हो गया। उसके साथ एक उम्र रसीदा औरत थी जो निकाह के तकरीब में भी शरीक थी। वो आहान की हाला कुबरा खातून थी। कुबरा खातून ने शफीक अंदाज में हुरुलैन का हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदर ले आई। उनका अंदाज शफीक था, लेकिन हुरुलैन के दिल में सख्ती और कड़वाहट घुली हुई थी जो हर नर्म बात को भी गिरा गुजरने दे रही थी। बेटा, तुम बहुत थकी हुई हो, अब आराम कर लो, आहान आता ही होगा। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरा घर यही साथ में है, नींद आ रही है इसलिए जा रही हूँ। कोई चीज़ चाहिए हो तो आवाज़ दे देना, गांव वाले तो वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। वो इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके चली गई और हुरुलैन तन्हा रह गई। कुछ देर वो बेड के किनारे बैठी रही, दिल में सैकड़ों ख्याल, उलझाव, शर्मिंदगी और गुस्सा लिए। फिर ना जाने किसी सोच के तहत वो उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल आई। उसने जहन में एक तस्वीर बना रखी थी किसी पुराने कच्चे बदबूदार गांव के घर की, लेकिन बाहर आकर जो देखा वो कुछ और ही था। पक्का और साफ़ सुथरा सहन, खूबसूरत टाइल्स, लकड़ी का दरवाज़ा और बड़े से सहन में लगा हुआ जदीद सोलर सिस्टम। हर जानिब रोशनी थी, हालांकि बिजली नहीं थी, लेकिन सोलर लाइट्स ने पूरे घर को जगमगा रखा था। यूपीएस, बैटरियाँ और सोलर प्लेट्स, हर चीज़ एक निज़ाम में थी, जैसे किसी पढ़े लिखे, सोचने वाले, अच्छे सुलझे हुए इंसान की तरजीहात। हुरुलैन हैरान रह गई। उसे तसल्ली हुई कि घर गांव में ज़रूर है, लेकिन गांव का नहीं लगता। अभी वो इन सब चीज़ों में खोई हुई थी कि पीछे से एक गंभीर और सख्त आवाज़ सुनाई दी जिसने उसके अंदर तक लर्जा दिया उसे। दुल्हन एक जगह बैठी हुई और शर्माती हुई अच्छी लगती है। तुम अजीब दुल्हन हो जो पहली रात ही सैर सपाटों पर निकल आई। आहान की आवाज़ थी, गहरी, संजीदा और बिलाशुबा जज करती हुई। हुरुलैन चौंक कर पलटी, दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। नहीं, मैं तो बस घर देख रही थी, वो बौखलाहट में बोली। आवाज़ में लर्जिश थी। ये काम सुबह भी हो सकता है, घर कहीं भाग तो नहीं रहा। अगर गांव वालों ने देख लिया तो मेरा मजाक बनाएंगे। उसके लहजे में सख्ती थी, जैसे वो अपना मकाम, इज़्ज़त और रिवायतों की मुकम्मल पासदारी कर रहा। हुरुलैन फ़ौरन पलटी और अंदर कमरे में वापस चली आई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो बेड पर आकर बैठ गई, मगर अंदर की आग और इस बात का जहर अभी तक ज़ुबान पर बाकी था। ये कैसा शोहर था, ना नरमी, ना अपनाइत, ना शाइस्तगी, बस तंज, शिकायत और सर्द महरी। और फिर कुछ लम्हों बाद वही आहान दरवाजे से अंदर आया। उसके कदमों की चाप सुनकर हुरुलैन का दिल बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ने लगा। हुरुलैन को लगा था कि जैसे ही कमरे में कदम रखेगी आहान उसके हुस्न में खो जाएगा, एक नज़र देखेगा और मुस्कुरा देगा, मोहब्बत से कोई मीठी सी बात कहेगा या कम अज़ कम रस्म मुँह दिखाई ही में कुछ छोटी सी चीज़ दे देगा, एक सादा सा तोहफ़ा ही थमा देगा। लेकिन हकीकत उसके तमाम ख्वाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। आहान बिना कोई लफ्ज़ कहे, बिना कोई नज़र डाले सीधा आकर बेड के किनारे पर गिरता चला गया, जैसे वो थक हार कर बस जिस्म घसीट कर यहाँ तक पहुँचा हो और अब सोना उसकी आखिरी ज़रूरत हो। फिर उसने ज़रा सा सर उठाया, एक ठंडी बेहिस निगाह हुरुलैन पर डाली और सपाट लहजे में बोला, ये चारपाई देख रही हो ना, मैंने तुम्हारे लिए रखी है, तुम इसी पर सो जाना। मुझे अपने बिस्तर में किसी की मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी नींद बहुत कीमती है और तुम्हारी मौजूदगी
मुझे सोने नहीं देगी। शाबाश, जाओ उधर सो जाओ। उसके लहजे में कोई नरमी, कोई लिहाज, कोई ताल्लुक़ ना था, जैसे वो हुरुलैन उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई अजनबी हो जो गलती से उसकी दुनिया में दाखिल हो गई हो। हुरुलैन पलकें झपकाती रह गई, जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। वो गहरी हैरत और खामोश सदमे में खड़ी थी, सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अहान यूँ उसके साथ अजनबियों जैसा सलूक कर रहा है। क्या इसीलिए रातों रात रुखसत करके लाए थे मुझे? क्या इस इंसान का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? आखिर इसका मसला क्या है? हुरुलैन की आंखों में नमी उभरी, मगर वो आंसू नहीं बहाना चाहती थी। उसे लगा था अहान उसके सिराबे पर कुर्बान ही हो जाएगा, उसके चेहरे की तारीफ़ करेगा और मोहब्बत से मुंह दिखाई में कोई सोने की चेन या अंगूठी तो थमा ही देगा। लेकिन यहाँ तो एक लफ्ज़ भी मोहब्बत का ना बोला गया। वो अंदर ही अंदर सुलगने लगी। खड़ूस इंसान, समझता क्या है खुद को? बस शक्ल थोड़ी सी अच्छी मिल गई तो अपने आप को हीरो समझने लगा। एहसान मानना चाहिए इसे कि मुझ जैसी हसीन तालीम याफ्ता लड़कियों के साथ शादी करने की हामी भरी। उसने दांत भींचते हुए खुद को समझाया। चुपचाप चारपाई की तरफ बढ़ी और वहाँ जाकर लेट गई। अहान ने बत्ती बंद की और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हुरुलैन अंधेरे में जेवर उतारती रही, अपने झुमके, अपनी चूड़ियाँ, अपनी अंगूठियाँ एक करके चारपाई के कोने पर रखती गई। ना उसने मेकअप साफ किया, ना ही लिबास बदला, ना ही कोई कंफर्ट महसूस किया। एक अजीब सा हालीपन उस पर छा गया था। कब उसकी आंख लगी उसे पता ही ना चला। सुबह नींद और जाग के दरमियान किसी गर्म लम्स का एहसास हुआ, जैसे किसी ने आहिस्ता से उसका बाजू छुआ हो। वो गनूदगी में बड़बड़ाई, कौन है? मैं हूँ, तुम्हारा शोहर। उठो और मुझे चाय बना कर दो। पूरा गांव जाग गया और तुम अभी तक सो रही हो? अहान की आवाज़ सख्त और हुक्म देने वाले अंदाज में कानों में पड़ी तो वो चौंक कर उठ बैठी। वो अभी आंखें मल ही रही थी कि अहान उसका चेहरा देखकर हंसने लगा। हंस क्यों रहे हैं? हुरुलैन ने हैरत से पूछा, जिसके लहजे में अभी नींद का खुमार बाकी था। तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रहा हूँ, कार्टून लग रही हो बिल्कुल, वो कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। हुरुलैन ने जल्दी से आईने के सामने जाकर खुद को देखा और शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। वाकई वो कार्टून लग रही थी। सारा मेकअप फैल चुका था, काजल और आईलाइनर आंखों से निकलकर गालों तक फैल गया था, लिपस्टिक होंठों से निकलकर पूरे चेहरे पर बिखर गई थी और वो खुद भी ये मंजर देखकर झींप गई। उसी कमरे में एक तरफ दरवाज़ा नजर आया, जिसकी मौजूदगी का उसे इल्म ना था। दरवाज़ा खोलते ही हैरत का झोंका उसे छू गया। अंदर एक साफ़ सुथरा मुकम्मल वॉशरूम था, बिल्कुल शहर जैसा। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से बैग से हल्का सा सूट निकालकर वॉशरूम में घुस गई। नहाकर तैयार होकर जब वो बाहर निकली तो सहन के एक कोने में बनी छप्पड़ नुमा जगह पर अहान नज़र आया। वो आग जलाए बैठा था और चाय तैयार हो रही थी। हुरुलैन के दिल में एक बार फिर झंझलाहट उभरी। अगर चाय पहले ही बन चुकी तो फिर मुझे क्यों जगाया? सिर्फ तंग करने के लिए? लेकिन वो जब्त कर गई, चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। आज तो मैंने बना ली है, तुम्हारा पहला दिन है ना, लेकिन कल सुबह से तुम जल्दी उठना, चाय तुम ही बनाओगी। मुझे सुबह जल्दी खेतों में जाना होता है, किसानों पर नज़र ना रखो तो सब गड़बड़ हो जाती है। अहान ने सर्द लहजे में कहा, जैसे वो कोई ऑर्डर दे रहा हो। हुरुलैन खामोशी से बैठी, चाय की प्याली उठाई, केतली से चाय डाली और आहिस्ता से चुस्कियाँ लेने लगी। और तभी अहान की नज़रें एक लम्हे को ठहर गईं। उसकी निगाहें हुरुलैन के चेहरे पर रुक गईं, जैसे वो कुछ देर को भूल गया हो कि वो किससे नाराज़ है या किसको सजा दे रहा है। एक पल के लिए वो हुरुलैन की आंखों में डूबने लगा, लेकिन फ़ौरन ही अपने जज्बात को झटका और दिल ही दिल में खुद से बोला, नहीं अहान, नहीं, इसके हुस्न के जाल में मत फंसना। याद है ना, इसी ने तुम्हारी माँ का हक मारा था और इसकी माँ ने भी तुम्हारी माँ की जगह छीनी थी। वो ये सोचकर उठा और खेतों की तरफ रवाना हो गया। हुरुलैन उठी और घर का जायज़ा लेने लगी। एक छोटा मगर नफासत से बना हुआ नया तर्ज का घर था। अगरचा गांव में वाक़या था, मगर इसे देखकर लगता ना था कि ये देहात की किसी कच्ची बस्ती का हिस्सा है। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर एक खुले से लाउंज के साथ था, जिसकी एक सिम दीवार से आज़ाद थी और वहीं से सामने सहन का मंजर दिखाई देता था। सहन में सीमेंट का ब्लॉक बना हुआ था जो एक खुले मैदान से जुड़ा था। इस मैदान के किनारों पर दीवार के साथ तरतीब से लगे रंग बिरंगे फूल और खुशनुमा पौधे माहौल को खुशबू और खूबसूरती से महका रहे थे। सर्दी का मौसम अब रुखसत की दहलीज पर था, मगर ठंडक अभी भी हवा में मौजूद थी। इसीलिए सहन के एक कोने में एक छपड़ा सा बनाया गया था, जिसके नीचे आग जलाई जाती थी। आज भी वहाँ धीमी धीमी आग जल रही थी। हुरुलैन वहीं आकर बैठ गई और हाथ सेकने लगी।
थोड़ी देर बाद उसे अपने मोबाइल का ख्याल आया तो वो अंदर कमरे में आ गई। मोबाइल उठाया और वापस सहन में आकर व्हाट्सएप खोला। जैसे ही उसने अपने कज़न्स के सैकड़ों मैसेजेस देखे, उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। अब जलो ज़रा, उसने ज़ेरे लब कहा और फ़ौरन खड़ी होकर अपनी तैयारी में लग गई। कपड़े बदले, हल्का सा मेकअप किया, बालों को संवारा और खुद को मुकम्मल तैयार करके फूलों के सामने जाकर सेल्फियाँ लेने लगी। एन्जॉइंग इन विलेज का कैप्शन लगाकर स्टेटस पर तस्वीरें लगाईं। साथ ही सोलर प्लेट्स, यूपीएस और दीगर सहूलियात की भी तस्वीरें शेयर की, ताकि सबको पता चल जाए कि वो किसी टूटे फूटे गांव के कच्चे घर में नहीं, बल्कि मुकम्मल सहूलियात से मुज़य्यन एक जदीद तर्ज के घर में रह रही है। उसे यकीन था कि तस्वीरें देखकर उसकी कज़न्स जल कर राख हो जाएंगी। अभी वो अपनी तस्कीन में ही थी कि अहान की शादी की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। औरतें, लड़कियां, बूढ़ी औरतें सब कितार दर कितार हुरुलैन को देखने आने लगी। कोई नई नवेली दुल्हन को देखने का मुतमन्नी था, कुछ की निगाहों में तजस्सुस था, कुछ की आंखों में हसद और कुछ के लबों पर चापलूसी मुस्कुराहटें थीं। इतने में कुबरा खातून भी आ पहुंची। बेटा, तुम्हारे और अबान के लिए नाश्ता लाई हूँ, उन्होंने नरमी से कहा और ट्रे सामने रख दी। हुरुलैन ने शुक्रिया अदा किया, मगर उसकी नज़रें इर्द गिर्द मौजूद औरतों पर थी जो आपस में सरगोशियाँ कर रही थी। ये दुल्हन तो ज़रा नहीं शर्माती, एक बड़बड़ाई, लेकिन है बड़ी प्यारी, दूसरी ने फ़ौरन इजाफा किया। कुछ औरतों की नज़रें उसके लिबास पर थी, कुछ की उसके बनाव सिंगार पर, और कुछ तो जैसे उसे किसी चिड़ियाघर की नई नस्ल का जानवर समझ रही थी। हुरुलैन को जल्द ही इन सब के रश और तजस्सुस से कोफ्त होने लगी। वो जो पहली बार में सफ़र अपनी खुशहाल ज़िंदगी का तासुर डालना चाहती थी, अब इसी तमाशे से बेजार हो रही थी। फिर एक औरत आई जिसने अपना नाम नूरी बताया। उसने बताया कि वो अहान के घर में काम करती है, खाना बनाना उसकी ज़िम्मेदारी है और उसका शौहर अहान साहब के दीगर सारे कामों में मदद करता है। हम दोनों मियाँ बीवी तकरीबन सारा दिन यहीं होते हैं। सुबह की चाय भी हम अहान साहब के जागने से पहले तैयार कर लेते हैं। आज भी मैंने चाय बनाई, फिर घर गई और अब दोपहर का खाना बनाने आई हूँ। नूरी की बात सुनकर हुरुलैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुश होकर बोली। नूरी ने काम शुरू कर दिया और बाकी सब औरतें अपने घरों को लौट गईं। हुरुलैन ने ज़रा नहूद से पूछा, क्या बनाओगी खाने में आज? वो खुद को इसके घर की मालकिन समझने लगी थी। एकदम से उसके लहजे में रोब आ गया, अकड़ सी आ गई। लेकिन ये अकड़ उस वक़्त ज़मीन बोस हो गई जब अहान घर आया। नूरी, आज से तुम्हारी छुट्टी है, मेरा सारा काम अब मेरी बीवी करेगी। खाना ये बनाएगी, कपड़े ये धोएगी, सफाई भी यही करेगी। अहान के लहजे में फ़ैसला था। हुरुलैन के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन मैं अकेली इतने सारे काम कैसे कर सकती हूँ? वो घबरा गई। गाँव की सारी लड़कियाँ ये सब करती हैं और तुम भी करोगी, अहान ने बेरहमी से कहा। लेकिन मैं गाँव की नहीं, शहर की लड़की हूँ, हुरुलैन ने नाज से गर्दन हम करके कहा। आज से तुम गाँव की ही हो, ये शहर का भूत अपने सर से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी सारी ज़िंदगी अब यहीं रहना है, यहीं गुजरेगी। इसलिए बेहतर है कि अब शहर के ख्वाब देखना छोड़ दो। अहान के इन अल्फाज पर हुरुलैन को जैसे झटका लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अहान ने खाना खाया और जाने से पहले तनबीह की, मेरी मुर्गी और उसके चूज़ों का ख़ास ख्याल रखना, दाना देना और बिल्ली से बचा कर रखना। 12 चूज़े हैं, गिन कर रखे हैं, एक भी कम हुआ ना, कहकर वो बाहर चला गया। हुरुलैन ने चंद लम्हे बाद मोबाइल उठा लिया और व्हाट्सएप में खो गई। चूज़ों का होश ही ना रहा। अचानक मुर्गी के तड़पने की आवाज़ आई। उसने चौंक कर देखा तो एक बिल्ली चूज़े पर झपट रही थी। वो तेज़ी से भागी, चूज़े को बचाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली चूज़े को मुंह में दबोचकर ऐसे दौड़ी जैसे सदियों से भूखी हो। हुरुलैन उसके पीछे भागी, मुर्गी भी पीछे चीखती चिल्लाती भागी, लेकिन बिल्ली गायब हो गई। हुरुलैन वहीं बैठ गई, सर पकड़कर। अब सिर्फ 11 चूज़े बचे थे। शाम को अहान आया तो आते ही चूज़ों की गिनती शुरू कर दी। हुरुलैन का दिल जैसे बंद होने लगा। आज खाने में क्या बनाऊं? वो जानबूझकर बात बदलने की कोशिश करने लगी। उस वक़्त कुबरा खातून खाना ले आई। मैं देसी मुर्गी का सालन लाई हूँ तुम दोनों के लिए। उनकी आवाज़ सुनकर अहान ने गिनती रोक दी। हुरुलैन ने जैसे सुख का सांस लिया। दिल ही दिल में कुबरा पर मोहब्बत उमड़ने लगी। हाला, आपने क्यों तकलीफ़ की? मैं बना लेती, वो नरमी से बोली। हालांकि उसे मालूम था वो खुद नहीं बनाती और उम्मीद थी कि हाला ज़रूर खाना ले आएंगी। अहान ने तंज भरी निगाह से कहा, मोहतरमा, गांव में खाना जल्दी बनता है, लोग जल्दी खाते हैं, जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं। कहकर वो फिर से चूज़ों की गिनती में लग गया। कुबरा खातून चली गई। हुरुलैन ने फिर बात बदलने की कोशिश की। अच्छा, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। प्लेटें कहाँ हैं? लेकिन अहान ने उंगली उठाकर श की आवाज़ निकाली।
मुझे आराम से गिनने दो, एक तो ये चूज़े भी रुकते नहीं। वो झिंझिला गया। हुरुलैन परेशानी में उंगलियां चटाने लगी। नीचे होंठ को दांतों तले दबाए वो उसे देखे जा रही थी। बार बार गिनती करने पर भी सिर्फ 11 चूज़े नज़र आ रहे थे। कहा था ना, ख्याल रखना, पहले ही दिन तुमने नुकसान करवा दिया। अहान धाड़ा तो हुरुलैन के हाथ पांव कांपने लगे और उसकी आंखों में खौफ झलकने लगा। हुरुलैन वो लड़की थी जो हमेशा निडर रही, जिसकी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ दूसरों के लिए हुक्म का दर्जा रखता था और जिसके चेहरे का सख्त तासुर अक्सर लोगों को मरूब कर देता था। मगर ज़िंदगी में पहली बार वो किसी के गुस्से से लर्ज रही थी, किसी की नज़रों में छुपे सख्त लहजे से खौफज़दा हो रही थी, और वो कोई और नहीं, उसका शौहर अहान था। ये वो फितरी सा खौफ था जो अक्सर नई दुल्हनें अपने शौहर को अपने सामने पहली बार देखकर महसूस करती हैं। हुरुलैन ने खुद को हर वापसी के रास्ते से काटकर अपनी सारी अनासारी ज़िद पीछे छोड़कर ये नया सफ़र एख्तियार किया था। वो इस घर में इज़्ज़त बचाने आई थी, फ़रार का आसान रास्ता चुनकर। अहान से शादी कर ली थी ताकि वो इल्ज़ामों, तंज़ों और शर्मिंदगी से बच सके। मुझे पता ही नहीं चला, अचानक बिल्ली ने हमला कर दिया। मैं भागी इसके पीछे चूज़े को बचाने के लिए, लेकिन वो इतनी तेज़ी से भागी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकी। हुरुलैन ने निदामत और खौफ के मिले जुले तासुर में नज़रें झुकाते हुए कहा। अबान की आंखों में गुस्से की चमक थी। मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी, गैर जिम्मेदार लड़की हो तुम। पहले दिन ही साबित कर दिया तुमने। तुम्हारा ध्यान चूज़ों पर होता तो ऐसा ना होता। तुम्हारा दिमाग तो बस मोबाइल, व्हाट्सएप और सेल्फियों में लगा रहता है। लेकिन याद रखना, अगर इस घर में रहना है तो हर लम्हा अलर्ट रहना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, और मोबाइल को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं। उसे सख्त लहजे में कहा, फिर खाने की थाली उठाकर कमरे में चला गया। खुद खाने के बाद उसने जानबूझकर बचा हुआ खाना छुपा दिया और बाहर नहीं लाया। हुरुलैन चुपचाप बाहर चारपाई पर बैठी रही। अंधेरा फैल गया, हवाएं ठंडी होने लगी, लेकिन वो वहीं बैठी रही। उसके दिल में खौफ की परछाइयाँ गहरी हो रही थी। भूख अब शिद्दत से सताने लगी थी, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर थीं कि शायद अहान कहीं बाहर जाए तो वो कमरे में जाकर खाने का सुराग लगा सके। कुछ देर बाद वाकई अहान बाहर आया। उसकी नज़र हुरुलैन पर पड़ी जो बदसतूर चारपाई पर बैठी थी। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत रात हो गई है। गांव में इस वक्त औरतें बाहर नहीं बैठती, चोर आ जाते हैं। मैं सोने लगा हूँ, तुम भी आकर सो जाओ। वो इतना कहकर कमरे में वापस चला गया। हुरुलैन अंदर आई तो कमरे में अंधेरा था। अहान लाइट ऑफ करके लिहाफ ओढ़े लेटा हुआ था। वो दबे कदमों आकर चारपाई पर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ। पेट में भूख की टेसें उठ रही थी। वो मुंतसिर रही कि आबान सो जाए, फिर वो खाना तलाश करे। थोड़ी देर बाद कमरे में हराटों की आवाज़ गूंजी और हुरुलैन ने इत्मीनान का सांस लिया। वो आहिस्ता से बिस्तर से उठी, मोबाइल की हल्की टॉर्च ऑन की और अलमारी की दराज़ों की तलाशी लेने लगी। आखिर एक दराज में उसे खाने की प्लेट नज़र आ गई। वो धीरे से वापस चारपाई तक आई, टॉर्च बंद कर दी ताकि रोशनी से अहान जाग न जाए। फिर अंधेरे में ही ज़मीन पर बैठकर खाने लगी, आहिस्ता आहिस्ता हर नवाला चबाते हुए, जैसे ये लम्हा उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती लम्हा हो। वो सैर हो गई तो दिल से एक शुक्र का जज्बा निकला। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने रिस्क दिया। आज ज़िंदगी में पहली बार हुरुलैन ने भूख की तकलीफ़ को महसूस किया था। वो जो हमेशा खाते पीते खुशहाल घराने में पली बड़ी थी, आज उसने जाना कि खाली पेट अजियत क्या होती है। रात के 8 बजे थे। जिस भूख ने उसे बेचैन किया हुआ था, वो अब जाकर रात के 12 बजे कहीं जाकर ख़त्म हुई थी। उसने चुपके से हाली बतन वापस दराज में रखे और आकर लेट के दिल किसी हद तक हल्का हो चुका था। आंखें बंद हुईं और वो नींद की आगोश में चली गई। मगर उसे क्या मालूम था कि जिसके हराटों का वो नींद का इशारा समझ बैठी थी, वो सब दिखावा था। अहान ने लिहाफ के नीचे से उसकी सारी हरकतें देखी थी और अब वो खामोशी से धीमी मुस्कुराहट के साथ लिहाफ के नीचे लेटे लेटे उसकी बेबसी और होशियारी का मुशाहिदा कर रहा था। लगता है रात अलमारी में रखा सालन बिल्ली साफ़ कर गई। सुबह जब हुरुलैन छपड़े में बैठी थी और चाय पी रही थी तो अहान रात वाले बर्तन उठाए लाया और इन्हें मैले बर्तनों की जगह रखते हुए बोला, ये भी किसी को नज़र नहीं आए होंगे, मैं ही हूँ जो सब कुछ देखता हूँ। हुरुलैन का पारा चढ़ गया मगर ज़ुबान बंद रही। चाय भी नूरी ने बना दी, तुम तो नींद के राज में थी। वो आग के सामने बैठकर हाथ सेकने लगा। मैं नौकर हूँ क्या इस घर की? चाय बनाऊँ, चूज़े संभालूँ, सालन गर्म करूँ और वो साहब बस हुक्म देते जाएं। हुरुलैन ने दिल ही दिल में करते हुए कप में चाय घुमाई, जैसे सोच रही हो कि चाय में जहर घोल दे। मेरा जहेज़ कहाँ है? 2 जोड़ों में रुखसत कर दी, जैसे है रात में दे दिया। आज ही फ़ोन करके ताया और चचा जान से पूछती हूँ। एक ढंग का कप तक नहीं दिया जिसमें सुकून से चाय पी सकूँ।
उसके ख्यालात अंदर ही अंदर लावा बने उबलते जा रहे थे। अब्बान की नज़र उस पर पड़ी। वो लाल शॉल ओढ़े बैठी थी, बालों का ढीला सा जूड़ा था जिसे चंद लिटे चेहरे पर झूल रही थी। आंखों में नींद का खुमार और पलकें नीमवा थी। एक लम्हे को आहान के दिल की धड़कन कुछ बेतरतीब हुई, लेकिन फ़ौरन संभल गया। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ कहने का फ़ायदा नहीं है कि चूज़ों का ख्याल रखना। पहले नूरी और दिलशाद थे, सब कुछ संभालते थे। मैंने सोचा घर वाली आएगी तो वो भी सब संभालेगी, लेकिन घर वाली तो व्हाट्सएप के स्टेटस ही ख़त्म नहीं होते उसके। आहान के जुमले तंज से भरे थे। हुरुलैन ने होंठ सख्ती से भींचे, फिर धीमे लहजे में बोली, मुझे काम की आदत नहीं है। वहाँ ताई और चची सब कुछ करती थी, बस हम पढ़ते थे। आहान हंसा। बस लड़कियों को अफसर बनना होता है, ससुराल में क्या करना है ये तो सिखाया ही नहीं गया। हुरुलैन ने चाय की प्याली मेज़ पर रख दी और कहा, जब आपके पास मुलाजिम है तो मुझसे काम क्यों करवाना चाहते हैं? आप तो अफोर्ड कर सकते हैं। आहान का चेहरा संजीदा हो गया। जब बीवी नहीं थी, न बहन न भाभी, तब नूरी और दिलशाद को रखा। खेतों में काम करते थे, घर में कोई खातून ना थी, इसलिए कहा कि घर भी संभाले। उसका अंदाज सख्त और वाज़ेह था। हुरुलैन ने पहली बार उसे देखा और फिर नज़रें झुका ली। बीवी सिर्फ काम करने के लिए है, कभी प्यार की बात तक नहीं करते, ना तारीफ़ ना अपनायत, सिर्फ अहकामात। हुरुलैन के दिल में एक के बाद एक शिकायत सर उठाती जा रही थी। मैं जा रहा हूँ, दोपहर को पराठा बना लेना, अंडा भी। नूरी लस्सी लाएगी। पराठा बनाना आता है ना? आहान की आवाज़ में वही हुक्म का लहजा था। हुरुलैन ने तब कर उसे घूरा, लेकिन खामोश रही। जैसे ही वो बाहर निकला, वो उसकी नज़र उतारने लगी। पराठा बना लेना। फिर उसने आटा गूंदने की कोशिश की, मगर आटे की शक्ल कुछ अजीब ही हो गई थी। इतने में नूरी अंदर आ गई। रहने दें, आपसे नहीं होगा, मैं खुद कर लेती हूँ, नूरी ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा और हुरुलैन के हाथों से आटे का बर्तन लेकर गूंदने लगी। लेकिन वो आहान, हुरुलैन ने हिचकिचाते हुए पूछा, जैसे दिल में कोई खौफ छुपा हो। साहब तो अभी खेतों पर गए हैं, वहाँ गांव के सारे मर्द हजरात जमा होते हैं, समझो कि एक महफिल सी होती है। बातें कह के चाय वगैरह। दोपहर से पहले आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। नूरी ने इत्मीनान से कहा और हाथ आटे में मसरूफ़ रखे। मैं रोज़ाना आकर खाना बना दिया करूँगी, आहान साहब को भिनक तक नहीं पड़ेगी। बस इतना है कि राशन की कुछ चीज़ें कभी कभार ख़त्म हो जाती हैं, चीनी, चाय की पत्ती, आटा, नमक, तेल, कभी आलू, प्याज, टमाटर। आप मुझे पैसे ना दें, बस यही सामान दे दिया करें, मेरी मजदूरी यही है। मुझे रुपया नहीं चाहिए, ये रोज़मर्रा की चीज़ें दरकार होती हैं। नूरी ने जैसे शराइत ना रखी, एहसान जताए बगैर मांगी गई, उजरत के उसूल बताए। ये तो कमाल हो गया, पैसे भी मेरे पास है नहीं और ना ही मुझे कोई देगा, और मांगने का सवाल ही नहीं है। नूरी ये सारा काम कर देगी और आहान समझेगा कि सब कुछ मैं करती हूँ। राशन तो घर में बहुत पड़ा है, बस काम निकल आएगा। हुरुलैन ने दिल ही दिल में मुतमईन होकर सोचा। नूरी ने नरमी से और चुपचाप पराठे बनाए, अंडा हुरुलैन ने बनाया। हालांकि मसला खाना नहीं था, असल मसला तो आग का था जो हुरुलैन से जलती ही नहीं थी। कभी जलती तो कभी बुझ जाती। नूरी ने उसे लकड़ियों वाली आग सुलगाने का तरीका समझाया। आप चाहें तो सिलेंडर मंगवा लें, उससे काम आसान हो जाएगा, नूरी ने मशवरा दिया और फिर आहान के आने से पहले वो अपने घर चली गई। हुरुलैन ने उसे किलो भर आटा आज के दिन के बदले दे दिया। आहान के कदमों की चाप सुनकर हुरुलैन ने फ़ौरन झाड़ू हाथ में थाम लिया और यूं जाहिर किया जैसे वो सफाई में मसरूफ़ है, जबकि सफाई नूरी कर चुकी थी। चंद पत्ते ही सिर्फ गिरे थे दरख्त से और हल्की सी मिट्टी थी। आहान अंदर आया तो देखा कि हुरुलैन हाथ में झाड़ू लिए फर्श साफ कर रही थी और साफ फर्श पर हाली हाली फेर रही थी। सिर्फ उसने एक नज़र डाली, उबरू अचकायर कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चला गया। हुरुलैन फ़ौरन खाना लेकर अंदर पहुंची। तुमने बनाया है? आहान ने नरमी से पूछा। हुरुलैन ने मासूमियत से सर हिलाया, जैसे कोई बच्चा अपनी तारीफ़ का मुंतज़िर हो। आहान ने एक नज़र पराठे पर डाली और होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेवकूफ़ लड़की, नूरी के हाथ के पराठे मैं बरसों से खा रहा हूँ, एक नवाले से पहचान जाता हूँ कि किसके हाथ का है। उसने दिल ही दिल में सोचा और खाना खाने लगा। हुरुलैन नहाने के लिए चली गई, हाथ में गुलाबी सूट लिए, जहन में एक नया तासुर बनाने की ख्वाहिश। आहान ने खाने के बाद खामोशी से फूलों को पानी दिया, जैसे वो अपने जज्बात को भी उनके साथ सींच रहा हो। हुरुलैन नहा कर निकली, मेकअप बॉक्स खोला, हल्का सा निखार चेहरे पर बिखेरा, भीगे बाल शानों पर बिखरे हुए थे। नीले रंग का नया शॉल ओढ़कर वो बाहर आई और फूलों के पास जाकर खड़ी हुई। उसने ऐसे जाहिर किया जैसे वो फूलों में दिलचस्पी रखती हो, लेकिन उसकी नज़रें चोरी चोरी आहान पर थीं। आहान ने एक नज़र डाली, फिर दूसरी, फिर बगैर कुछ कहे चला गया। शाम ढली तो वो वापस आया, बगल में एक मोटा ताज़ा मुर्गा दबाए हुए। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना। वो हुक्म सादर करके कमरे में चला गया। तौबा है, अब ये मनूस मुर्गा भी मुझे ही संभालना पड़ेगा, हुरुलैन ने बेबसी से कहा, जैसे किस्मत का नया इम्तिहान शुरू हो गया हो। मुर्गी को उसके चूज़ों समेत
डेरे में मुंतकिल कर दिया गया था। अब हुरुलैन की ड्यूटी उस मुर्गा पालने की थी जो शायद खुद को बादशाह सलामत समझता था। रात जैसे ही सर्दी का जोर बढ़ा, हुरुलैन दुबक कर छपड़े में जा बैठी और आग जलाने की कोशिश करने लगी जो नूरी से सीखा था, मगर बार बार की नाकामी के बाद उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लकड़ियाँ ज़ोर से फेंकी और गुस्से में उठ खड़ी हुई। तभी सामने से आते आहान से ज़ोर से टकरा गई। वो डर के मारे थोड़ी देर साकत रही। जब आहान ने उसके कंधों को थामा और गुस्से से बोला, ओहो, नज़र नहीं आता कहाँ जा रही हो। हुरुलैन होनक बनी उसे देखे जा रही थी, जैसे उसकी झिड़क पर ध्यान ही न दे पाई हो। आहान ने नरमी से हल्का सा झटका दिया और कहा, चलो अंदर, रात काफ़ी हो गई है। हुरुलैन बिना मज़ाहमत किए उसके साथ चल दी, मगर कमरे में आकर अचानक उसका ध्यान इस बात पर गया कि अब तक इसका हाथ आहान के हाथ में है। मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है पागल लड़की, वो चौंक कर बोला और फ़ौरन हाथ झटक दिया। हुरुलैन भी हैरान सी बोली, मैंने नहीं पकड़ा, आपने खुद पकड़ा था। आहान ने उसे एक नज़र घूरा और बेड पर जाकर लेट गया। बड़ी ज़ुबान चलने लगी है अब तुम्हारी भी। हुरुलैन अपनी चारपाई पर जा लेटी, कंबल तान कर चुपचाप सहम से गई और लेट गई, मगर दिल में एक अजीब सा सुरूर था, जैसे वो लम्हा, वो हाथ थामना उसके दिल को कोई ख्वाब दे गया हो। पहली बार आहान ने उसे छुआ था, पहली बार उसका लम्स महसूस हुआ था। कंबल के नीचे उसने अपने हाथ को मजबूती से थामा और चुपके चुपके मुस्कुराने लगी। आहान भी उधर बेड पर लेटा करवटें बदल रहा था। नींद नहीं आ रही थी। वो भी उस लम्स को जहन से हटाने की कोशिश कर रहा था, जो शायद दिल में कहीं गहराई में जा बस गया था। दिन गुजरते गए, मगर हुरुलैन अब भी उस उलझन में थी कि आखिर आहान ने शादी क्यों की। जब उसे हुरुलैन से कोई दिलचस्पी, कुछ भी हासियत नहीं थी, तो फिर वो क्यों राज़ी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो इस रिश्ते पर आमादा ही ना था और चचा ने ज़बरदस्ती करवा दी। काम से उसे कोई परेशानी ना थी। नूरी से जल्दी जल्दी सारे काम करवाती और जब आहान आता तो सब क्रेडिट हो ले लेती। पड़ोस की खवातीन से अब उसके रवाबित बढ़ गए थे। कोई ना कोई रोज़ उसके घर आती, गपशप होती। कभी हुरुलैन को अच्छा लगता, कभी वो थक जाती। उसे सबसे ज़्यादा उलझन तब होती जब वो खवातीन आहान से मुतलिक सवालात करती जिसका इसके पास कोई जवाब ना होता, ना कोई सफाई। घर में बहुत से दरख्त थे जिन पर रंग बिरंगे परिंदे, चिड़ियाँ, बुलबुल, फाख्ताएँ रहती थी, जिनके नाम भी वो पूरी तरह ना जानती थी। आहान सुबह सवेरे उनके लिए गंदम के दाने बिखेरता था और परिंदे चूंच मार मार कर दाने चुगते। वो इस मंज़र को देखती रहती। आहान की मुर्गियों, चूज़ों, हत्ता के कौवों से मोहब्बत देखकर हुरुलैन हैरान भी होती और जलती भी। बीवी से तो एक लफ्ज़ प्यार का ना बोला, मगर चिड़िया, बुलबुल, कौवे सब पे जान निछावर कर रहा था। 5 फुट की बीवी शायद उसकी नज़रों में कहीं थी ही नहीं। रोज़ हुरुलैन को धमकाता कि सुबह वक्त पर उठा करो, चाय बनानी है, मगर नींद ऐसी जानी दुश्मन हुई कि हुरुलैन को ना जगा सकी। वो खुद चाय बनाता, हुरुलैन को तैयार चाय मिल जाती। नाश्ता वो दोनों ही नहीं करते थे। यही बात हुरुलैन को अच्छी लगती। कम से कम एक चीज़ तो है जो मेरे हर जाए ने मेरे लिए खुद बनाई है। वो चाय का कप थामे मुस्कुराती तो आबान उसे यूं बेसाख्ता हंसते देखता रहता। कभी कभी उसे वाकई हुरुलैन की जहनी हालत पर शक होने लगता था। आज कुबरा खातून अपने बेटों की बीवियों और बेटियों के साथ घर आई तो हुरुलैन यकदम सटपट आ गई। उसे एक लम्हे को समझ नहीं आया कि ये सब खवातीन कौन है। वो तो यही जानती थी कि कुबरा खातून सिर्फ अपने शोहर और छोटे बेटे अली के साथ रहती हैं। फिर ये बाकी लोग कौन हैं। वो खामोशी से बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रों में हैरत साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद जब गुफ्तगू का माहौल बना तो उसे इल्म हुआ कि ये साहिबा भाभी और नाज बाजी हैं। दोनों बहुत मुहज़्ज़ब, खुश मिजाज और पढ़ी लिखी खवातीन थी। बातचीत में उन्हें जानने का मौका मिला तो लगा जैसे ये ख़ानदान में किसी और दुनिया से आए हैं। वो अंदाज़, वो गुफ्तगू का सलीका, वो वक़ार, सब कुछ अलग था। मालूम हुआ कि साहिबा भाभी कुबरा के बड़े बेटे आशिर की बीवी हैं, जिनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में है, जबकि नाज बाजी के शौहर कराची में डॉक्टर हैं। हुरुलैन के दिल में एक अनजानी सी कसक जागी। नाज बाजी ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, हम सर्दियों की छुट्टियां गुजारने गांव आते हैं, बाकी पूरा साल तो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती है। इससे पहले कि हुरुलैन कुछ कहती, साहिबा भाभी ने उससे नारंगी छीलते हुए पूछा, हुरुलैन, तुम भी कभी गर्मियों में कराची आओगी ना। हुरुलैन ने एक गहरी सांस लेकर बेसाख्ता जवाब दिया, नहीं, मैं क्यों कराची जाऊंगी। अब यही मेरा घर है। गर्मी हो या सर्दी, मैं और आहान एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। जहाँ आहान होंगे वहाँ मैं होंगी। उसकी आवाज़ में सच्चाई और मजबूती थी। नाजबाजी ने मुस्कुरा कर कहा, माशाल्लाह, लगता है तुम दोनों में बहुत मोहब्बत है। हुरुलैन ने बालों में उंगलियां फेरते हुए शरारती अंदाज में कहा, और नहीं तो क्या, उन्होंने तो मेरी रुखसती के लिए 1 साल का भी इंतज़ार नहीं किया, मुझे फ़ौरन ले आए। वो हंस रही थी, लेकिन उसे इल्म नहीं था कि पीछे से आते आहान ने उसकी हर बात सुन ली थी।
कुछ देर पहले तक हंसती खेलती हुरुलैन अब खामोश हो गई थी। उसका माजी उसके लाशऊर में कहीं चुभन की तरह मौजूद था। उसे याद था कि जब उसने होश संभाला वो इसी घर में थी जिसे कभी अपना कह ही नहीं जा सका। सिर्फ 3 बरस की थी जब एक सान्हा हुआ और उसने उससे सब कुछ उसका छीन लिया। चाचू की शादी की रात उसके माँ बाप की डेड बॉडीज़ पलंग पर मिली। उस वाक़े की तफसीलात तो याद ना थी, लेकिन तस्वीरें थी जो यादों की वाहिद निशानी बन गई थी। दादी के होते हुए चाचू कभी कभार उससे हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद तो गोया सब भूल ही गए थे। इस घर में कोई हुरुलैन नाम की बच्ची भी रहती है। हर कोई अपनी दुनिया में अपनी बीवी बच्चों में मगन हो गया और वो तन्हा अपनी सांसें गिनती रही। उसका कोई दोस्त था तो सिर्फ ऐमन, उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा उसे समझाती रहती थी, खबरदार करती रहती थी, हुरुलैन अपनी आंखें खुली रखा करो, ये लोग कभी भी तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी किसी अच्छी बराबरी वाले घर पे हुई तो उन्हें तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ कर गए थे। ये बातें ऐमन को उसकी माँ ने बताई थी और उसने हुरुलैन को वो सब सच आईना साफ दिखा दिया था। उसने सच्चाई को खामोशी से सुना, जैसे कोई बेबस कैदी अपनी सज़ा सुन रहा हो। हुरुलैन के दिल में सवाल था, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी आंखें सवालियाँ थीं। ऐमन ने एक नज़र उस पर डालते हुए संजीदगी से कहा, तुम्हें अपने ताया के बेटे शायान को पटाना होगा। अगर वो तुम्हें पसंद कर ले तो वो खुद तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा। हुरुलैन चौंक गई, जैसे किसी ने बर्फ़ का पानी इंडेल दिया हो। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐमन ने संजीदगी से गर्दन हिलाई। सच कह रही हूँ, वरना ये लोग तुम्हें किसी बुढ़े से ब्याह देंगे, तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन लेंगे और तुम सारी उम्र पछताती रहोगी। हुरुलैन ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, ऐसा मत कहो। ऐमन की आवाज़ अब कदरे सख्त हुई। आंखें और कान बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हक तुम्हें मिले तो जैसे भी हो शायान से शादी कर लो, बस यही एक रास्ता है। वो आखिरी जुमला भी मुकम्मल ही हुआ था कि पीछे खड़ी उसकी कज़न ने सब सुन लिया और वो जुमला उसने जाकर शायान की माँ को बता दिया। और यही वो लम्हा था जिसकी वजह से आज वो यहाँ ब्याह कर आ गई थी। अहान के वालिद एक बासर ज़मींदार थे जिन्होंने रवायती ख़ानदानी दबाव को नज़रअंदाज करते हुए शहरबानों से पसंद की शादी की थी। शहरबानों की मंगनी बचपन में आदिल शाह से तय हो चुकी थी, जो हुरुलैन के वालिद थे, मगर वक्त और किस्मत के फ़ैसले इंसानों के इरादों से मुख्तलिफ होते हैं। जब शामिर खान ने शहरबानों को देखा तो उसके हुस्न और सलीके पर दिल हार बैठा। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और जब शहरबानों के लिए एक जागीरदार का रिश्ता आया तो ख़ानदान वालों ने पुरानी मंगनी को नज़रअंदाज करते हुए झटपट शादी कर दी। इधर आदिल शाह को भी उस रिश्ते के ख़त्म होने का ख़ास दुख ना हुआ, क्योंकि वो खुद यूनिवर्सिटी में सायरा सुल्तान के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। सायरा के वालिद ने आदिल शाह से सिर्फ एक शर्त रखी थी कि वो घर दामाद बनेंगे, जिसे उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। शादी के कुछ ही अरसे बाद सायरा के वालिद भी दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि उनकी माँ पहले ही फौत हो चुकी थी। यूँ सायरा का निकाह ख़त्म हो चुका था। सायरा ने चाहा कि उसके भाई भी शहर आ जाए ताकि तन्हाई कम हो, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। हुरुलैन महज 3 साल की थी जब एक हादसे में सायरा और आदिल शाह दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूसरी तरफ कुबरा खातून, जो अहान के साथ कराची नाज बाजी के घर आई हुई थी, एक दिन अस्पताल में हुरुलैन की चच्ची से मिल गई। चच्ची ने ना सिर्फ उन्हें घर आने की दावत दी, बल्कि अहान के लिए हुरुलैन का रिश्ता भी चुपके से जहन में रख लिया। कुबरा खातून जब उनके घर गई तो बातों बातों में हुरुलैन के रिश्ते की बात छेड़ दी गई। वापसी पर कुबरा ने जब नाज से उसका जिक्र किया तो वो सख्त बरहम हो गई। अम्मी, हुरुलैन उसी औरत की बेटी है जिसने हाला शहरबानों का घर छीना था। अहान उससे शादी कैसे कर सकता है? नाज के लहजे में बेजारी थी। कुबरा ने उसे टोकने की कोशिश की। नाज, अब इन बातों को रहने दो, मैं खुद बात करके इनकार कर दूंगी। मगर नाज को सब्र ना आया। अम्मी, आप भूल गई, शहरबानो हाला का रिश्ता इसी औरत की वजह से ख़त्म हुआ था। आप फिर भी सोच रही हैं? कुबरा ने नरमी से उसे चुप करवाया। नादिम है या नहीं ये हमें नहीं पता, और फजूल की बातें मत फैलाओ। उस लम्हे अहान घर में दाखिल हो रहा था और उनकी पूरी गुफ्तगू सुन चुका था। वो सीधा अंदर आया और बोला, हाला, मैं शादी उसी लड़की से करूँगा। कुबरा चौंक कर बोली, लेकिन बेटा, तुमने तो उसे कभी देखा भी नहीं है, इस तरह जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं होते। मगर अहान ज़िद था। हाला, आप आज ही उनके यहाँ जाएं और निकाह की तारीख ले आएँ। कुबरा ने बेबसी से अपना सर थाम लिया। नाज, जो उम्र में अहान से काफ़ी बड़ी थी, पीछे गई ताकि उसे समझा सके, मगर अहान का पारा चढ़ा हुआ था। नाज बाजी, आप सब सच सच बताएं, अम्मी के साथ क्या हुआ था? नाज ने जो कुछ बरसों से इधर उधर से सुना था वो सब अहान को बता दिया। जारी है। मैंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था। वो पैदाइश के वक्त ही कमज़ोर हो गई थी और एक हफ्ते के अंदर दुनिया से चली गई थी।
शहमीर खान ने दोबारा शादी नहीं की क्योंकि वो शहरबानों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। चंद साल कबल वो भी इंतकाल कर गए। यूं आहान तन्हा रह गया था। कुबरा हाला जो करीब ही रहती थी, उन्होंने उसकी माँ बनकर पाला था, उसकी परवरिश की थी, उसकी हर ज़रूरत, हर एहसास का ख्याल रखा। अब जब वो शादी करना चाह रहा था तो वो भी दिल से खुश थी कि आहान को अब तन्हाई से निजात मिल जाएगी, लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर थी कि नाज की पुरानी बातों और अधूरी कहानियों ने आहान के दिल में हुरुलैन के लिए नफ़रत का एक ऐसा बीज बो दिया था जो अब खामोश रहकर भी ऐलान जंग बन चुका था। पीछे से आते हुए आहान ने हुरुलैन की सारी बातें सुन ली थी। उसे अचानक यूँ सामने देखकर हुरुलैन घबरा भी गई और शर्मिंदा भी हुई। दिल में एक झटका सा लगा, ये जिन यहाँ अचानक कहाँ से आन टपका। हुरुलैन को अंदर ही अंदर गुस्सा आया, मगर चुप रही। आहान बगैर कुछ कहे कमरे में चला गया। सब मेहमानों के जाने के बाद भी हुरुलैन देर तक बाहर बैठी रही। जो कुछ आहान ने सुन लिया था, इसके बाद उससे आंख मिलाना आसान ना था। वो सारा दिन उसे नज़रें चुराती रही। रात को वो छप्पर में दोनों आग के पास बैठे थे, मगर दरमियान में हमेशा की तरह खामोशी थी। आहान मोबाइल में गुम था, जैसे आसपास का होश ही ना हो। हुरुलैन ने भी मोबाइल उठा लिया। आहान ने नेट के लिए अलग से डिवाइस लगा रखी थी और हर महीने बाकायदा इंटरनेट का पैकेज डलवाता था। यहाँ 4G के सिग्नल्स भी अच्छे आते थे। हुरुलैन को अक्सर ये सोच आती थी कि यहाँ के लोग गांव में रहने के कितने आदी और समझदार थे। जिन्हें शहर में रहने की सहूलत थी वो वहीं जा बसे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे, मगर गाँव की फ़िज़ा और सादगी से इस कदर जुड़े हुए थे कि उन्होंने उसे ज़िंदगी को चुन लिया था। जैसे आहान ने यहाँ हर सहूलत का इंतज़ाम कर रखा था। बिजली के बगैर भी घर हर वक्त सोलर बल्बों से रोशन रहता, पानी की मोटर भी सोलर पर थी, यहाँ तक कि एयर कंडीशनर भी सोलर सिस्टम पर चलता। और खुद घर इतना खूबसूरत था कि इसमें बैठकर दिल को अजीब सुकून मिलता। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी अंदर आ जाओ। रात को देर तक बाहर मत बैठा करो, गाँव में हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं, दुश्मनी चल रही है। आहान का लहजा मामूल से सख्त और रोबदार था, जैसे कोई हुक्म सादिर कर रहा हो। फिर वो अंदर चला गया। हुरुलैन दिल तो चाहता था कि छप्पर में बैठे बैठे आग की गर्मी से लुत्फ़ लेती रहे, मगर आहान के हुक्म के बाद वो चुपचाप अंदर आ गई। मरियल कदमों से चलते हुए जैसे चांद बादल में छुप जाए, वो कंबल ओढ़कर बिस्तर में गुम हो गई। कमरे में लाइट बंद थी, बस एक मध्यम टॉर्च जल रही थी। कुछ ही देर बाद आहान की आवाज़ आई, हुरुलैन। हुरुलैन के कान खड़े हो गए। ये जिन आज इतनी नरमी से क्यों पुकार रहा है? दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जी? हुरुलैन की बमुश्किल आवाज़ निकली। मेरे पास आओ। आहान की आवाज़ सुनकर हुरुलैन का दिल बेकाबू सा हो गया। क्यों? हुरुलैन ने कंबल से मुंह निकाले बगैर पूछा। मैंने कहा मेरे पास आओ। अब की बार आहान का लहजा सख्त था। मैं नहीं आ सकती, हुरुलैन ने कंबल के अंदर ही से कहा। 1 मिनट नहीं आई तो खुद उठा कर ले आऊँगा। आहान की धमकी ने हुरुलैन को हिलाकर रख दिया। वो एक झटके से उठी और धीरे धीरे आहान के सामने आ खड़ी हुई। कोई काम है? हुरुलैन ने बालों की लट कान के पीछे करते हुए पूछा। ज़ाहिर है तभी ही बुलाया है, आहान ने कहा। और हुरुलैन को लगा दिल पसलियाँ तोड़ के बाहर आ निकलेगा। जी बोलें, हुरुलैन ने धीरे से कहा। और करीब आओ तो बताऊं। आहान के कहने पर वो थोड़ा और बैठ के करीब आई। जी? मेरे पाँव दबाओ। क्या? हुरुलैन के सपनों का सारा महल एक लम्हे में ज़मीन बोस हो गया था। और क्या काम होगा मुझको तुमसे? आहान ने शरारत से कहा। सारा दिन डेरे पर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला है, पाँव दुख रहे हैं। मैं जब तक सो ना जाऊँ तो मेरे पाँव दबाती रहो। हुरुलैन उसे घूरती रही जैसे उल्लू की तरह, फिर खामोशी से उसके पाँव के पास बैठ गई और दबाने लगी। आधा नहीं पूरा कमीना है ये बंदा, दिल ही दिल में हुरुलैन ने कहा। इधर आहान दिल में हंसता रहा। बड़ी आई मैडम, मोहब्बत का दावा करने वाली, अब यही सज़ा है इसकी। वक्त गुजरता गया। हुरुलैन के हाथ थक चुके थे, मगर मजाल है कि आहान के चेहरे पर नींद के आसार हों। अब तो हुरुलैन को रोना सा आने लगा। आहान जाग रहा था, मगर हुरुलैन उसके पाँव दबाते दबाते खुद ही नींद में चली गई थी। बेड के किनारे पर गठड़ी बनी पड़ी रही थी। आहान ने जैसे ही महसूस किया कि हाथ थम गया तो वो आंखों से बाजू हटाकर देखने लगा। वो वाकई सो चुकी थी। उसने आहिस्ता से इस पर कंबल डाला और देर तक उसके चेहरे को तकता रहा। दाएं गाल पर एक तिल था। आहान ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर छुआ। उफ, ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं उसे नापसंद करता हूँ, मगर फिर भी इससे नफ़रत क्यों नहीं हो पा रही? आहान ने खुद से सवाल किया। मौसम बेहद दिलकश हो रहा था। चारों तरफ घने बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा जकड़ों की तरह चल रही थी। हुरुलैन खुशी से कहके लगाती दौड़ती जा रही थी और आहान उसके पीछे हंसता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिज़ा में खुशी की लहरें गूंज रही थी। हुरुलैन की हंसी जैसे मौसम का हिस्सा बन गई हो। हुरुलैन, मेरी बात सुनो। अरे हुरुलैन, वो बार बार उसे पुकार रहा था। उठती हूँ कि दे मारूँ एक? आहान ने तंग आकर ऊंची आवाज़ में कहा। और हुरुलैन जो नर्म मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी, एकदम चौंक कर होश में आ गई।
ओह, मैं तो ख्वाब देख रही थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। अहान उसके सर पर खड़ा था, जैकेट उठाते हुए बोल रहा था, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, सारी दुनिया जाग गई है, बस तुम ही रह गई हो। उठोगी भी या बस मुझे ही तकती रहोगी? हुरुलैन ने जल्दी से चप्पल ढूंढना शुरू की। मुझे नींद आ गई थी, वो धीरे से बोली। बस यही एक काम करवा लो तुमसे, इतनी गहरी नींद कैसे ले लेती हो? अहान ने बेयकीनी से कहा। हुरुलैन हल्के गुस्से से बोली, क्योंकि आज बेड पर सोई थी इसीलिए अच्छी नींद आई, चारपाई पे तो नींद ही नहीं आती मुझसे। और ये कहकर गुस्से में भरी हुए एक झटके से वॉशरूम में घुस गई। अहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो बीबी को बेड भी चाहिए, ठीक है, आज से दूसरे कमरे में सो जाना, वहाँ बेड भी है और शायद ख्वाब भी अच्छे आएंगे। हुरुलैन ने एहतियात से वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और झांक कर देखा, वो जा चुका था। उसने सुकून का सांस लिया। ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा, वो बड़बड़ाई। कितना खूबसूरत ख्वाब देख रही थी मैं इसके साथ, कितनी खुश थी मैं। अगर ये जिन सा बंदा कभी थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो मैं भी जान कुर्बान कर दूँ। वो अपने लंबे बाल सुलझाते हुए आईने के सामने खुद से बातें कर रही थी, जब अचानक जैसे वाकई कोई जिन नमूदार हुआ हो। अहान खामोशी से पीछे आकर आईने में नजर आया। बगैर कुछ कहे उसने ड्रेसिंग टेबल से अपनी कीज़ उठाई, जो वो बालों में जेल लगाते वक्त भूल गया था, और आराम से चल दिया। हुरुलैन की सांस जैसे अटक गई हो। या अल्लाह, ये सच में जिन ही तो नहीं? इसने कुछ सुना तो नहीं? वो दिल पर हाथ रखकर लंबी सांस लेने लगी, जैसे अपने दिल की धड़कनों को दोबारा तरतीब दे रही हो। आज तो मेरे लिए साग बनाओगी? वो अंदर दाखिल हुआ तो आते ही एक हुक्म सुना दिया। हुरुलैन ने हैरत से पलकें झपकी, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या? साग? मैं? वो तकरीबन उछल पड़ी, आंखें खुली की खुली, जैसे एटम बम बनाने को कह दिया। साग बनाने को कहा है, चांद पर जाने को नहीं, वो तंज़िया अंदाज में बोला, हाथ सीने पर बांधे। एटम बम बनवाना हो तो बोले, वो शायद बन जाए, मगर खुदा की कसम साग मुझसे नहीं बनेगा। ना कभी खाया है ना कभी बनाया, मुझे पता भी नहीं इसका जायका कैसा होता है। हुरुलैन ने अपनी परेशानी बेसाख्ता लहजे में बयान की। अगर आज साग ना बना ना, तुम्हारी चारपाई भैंसों के बाड़े में रख दूंगा और रात वहीं सोना पड़ेगा। उसके लहजे में कोई मजाक ना था। हुरुलैन के तो रंग उड़ गए। वो जानती थी जो वो कहता है वो कर गुजरता है। उसने तसव्वुर किया कि वो भैंसों के दरमियान चारपाई पर लेटी है। दिल ही दिल में आंख नम हुई और साथ ही कसम खाई, गिन गिन के बदले लूँगी इस जिन से। मगर आवाज़ बुलंद ना हुई। मुझे साग बनाना नहीं आता, वो धीमी आवाज़ में मिनमिनाई। चलो सिखाता हूँ। वो इसका हाथ खींचकर गेट की तरफ ले गया। घर के पीछे ही खेत शुरू हो जाते थे। आड़ी तिरछी पगडंडी पर हुरुलैन के कदम डगमगा रहे थे, मगर अहान ने हाथ ना पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। थोड़ा सा चलकर खेत के किनारे पहुंचे, जहाँ कुछ औरतें साग तोड़ रही थी। अहान ने झटके से इसका हाथ छोड़ा और तल्ख लहजे में कहा, ये देखो, ये भी औरतें हैं, घर का काम भी करती हैं, खेतों में भी हाथ बटाती हैं। इनसे सीखो और इनके साथ ही साग तोड़कर वापस आना। और वह तेज़ तेज़ कदमों से पलट गया। हुरुलैन कुछ देर साकित खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता औरतों के करीब जा पहुंची। इनमें से कुछ नौजवान लड़कियां भी थीं, जो अब हुरुलैन को तजस्सुस भरी नज़रों से देख रही थी। एक लड़की ने हंसते हुए पूछा, बीबी जी आप यहाँ? हुरुलैन ने हिचकिचाते हुए कहा, वो साग लेने आई हूँ। साग? वो लड़की मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगी। बीबी जी, ये तो हम गरीबों का खाना है, आप लोग तो कुक्कड़ गोश्त मछली खाते हैं। उसकी बात पर बाकी सब भी हंसने लगी और हुरुलैन को शर्मिंदगी हुई, मगर वो बोली, मेरे शोहर को साग पसंद है, इसलिए वही बनाऊंगी। अच्छा बीबी जी, मजाक कर रही थी, नाराज़ ना हो, वो लड़की जल्दी से बोली। हुरुलैन की नज़र उस पर जम गई। वो सांवली सी खूबसूरत लड़की थी, नाक में घुंघरों वाली बाली जिस पर बहुत जच रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? हुरुलैन ने पूछा। पारस, वो उदास से बोली। वाह, कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा। हुरुलैन मुस्कुरा दी और उसके पास वहीं पर बैठ गई। पारिस, इनमें सरसों का साग कौन सा है? वो 2 पत्ते दिखाते हुए बोली। रहने दे बीबी जी, मेरे पास काफ़ी साग है, आधा आप ले जाइएगा। पारस ने एक गठरी की तरफ इशारा किया। ओ पारस, यू आर सो स्वीट। हुरुलैन ने इसका हाथ थामकर खुशी से कहा, दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए कि साग तो मिल गया, लेकिन फ़ौरन ही उसे याद आया, साग पकाना तो बाकी है। सुनो, एक बात कहूँ, तुम ये साग अपने घर ले जाओ, पका लो और आधा पकाकर मुझे दे देना, मुझे तो ये बनाना भी नहीं आता। वो दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए बोली। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। पारिस मुस्कुरा दी। हुरुलैन ने सुख का सांस लिया। अब उसे मौसम भी हसीन लगने लगा था। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और सेल्फियाँ खींचने लगी। पिंक फ्रॉक, पजामा, चुनरी का दुपट्टा, खुले बाल, हल्का सा पिंक ब्लश। वो पहले ही खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से कैमरे में और निखर गई थी। पारिस और दूसरी लड़कियां उसे नज़रें हटा ना पा रही थी। पारिस, मेरी एक पिक तो खींचो, हुरुलैन ने पूछा। तस्वीर? पारिस ने हैरत से कहा। हाँ तस्वीर, वो बेताबी से बोली। अच्छा। पारिस उठ खड़ी हुई, उससे फ़ोन लिया।
हुरुलैन ने उसे हिदायत दी और खुद जाकर पोज बदल बदल कर तस्वीरें बनवाने लगी। स्लो मोशन में कभी भागती कभी हंसती, ये जाने बगैर कि कोई और भी उसे दूर से कैमरे में कैद कर रहा था। ये मंजर जज्बात और तालों के बदलते रंगों से भरपूर है। मैं इसे मंजर बदला। रात को हुरुलैन ने बड़े प्यार से साग प्लेट में रखा और अहान के सामने रखते हुए उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगी। कैसा बना है? वो शर्माते हुए उंगली से दुपट्टा मरोड़ती रही, जैसे उसकी पकाई हुई चीज़ में उसकी मेहनत नहीं बल्कि जज्बात शामिल हो। अहान ने एक नज़र साग पर डाली, फिर हुनकारा भरा। देखने में तो ज़्यादा खास नहीं लग रहा, आप चखने दोगी? उसका अंदाज़ तंजिया नहीं था मगर लहजा सुलगता हुआ था। हुरुलैन फ़ौरन परेशान हो गई। क्या बुरा बनाया है? और झुककर साग को गोया असरेनो जांचने लगी। अहान ने उसी लम्हे पानी का ग्लास मुंह से लगाया, मगर जैसे ही उसकी मासूम परेशानी देखी उसे ज़ोर का अछू लग गया। हंसी रोकने की कोशिश की मगर आंखों में आंसू आ गए। ये लड़की भी कमाल चीज़ है, जितना भी गुस्सा करूँ सब हवा हो जाता है इसकी बातों से। वो माथे पे उंगली रगड़ते हुए खुद से मुहातिब हुआ। आज अहान जल्दी घर आ गया था, कराची जाना था, सो सामान की तैयारी भी ज़रूरी थी। वो कमरे में आया तो हुरुलैन बैठी मोबाइल में गुम थी, चेहरे पर साफ झिंझलाहट थी। क्या मुसीबत है, सारी पिक्चर्स ख़राब कर दी उस लड़की ने, एक भी अच्छी नहीं ली। किसी में मेरा सर कटा हुआ, किसी में मेरा पैर। वो रूहानसी होकर उससे शिकायतें कर रही थी कि हाँ ने उसके सामने हाथ ले रहा। ओ मैडम, वो चौंकी जैसे होश आया हो। पिक्चर्स का दुख ख़त्म हो गया हो तो तैयार हो जाओ। वो ये कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हुरुलैन हैरत से उसे जाते हुए देखती रही। दिल ही दिल में सोचने लगी, आज इसको मेरे तैयार होने का ख्याल कैसे आ गया। कुछ देर बाद वो नहा कर निकला तो अब वो भी वहीं बैठी थी। अहान ने उसे देखा तो गुस्सा तो आया मगर जब्त कर गया। ब्लैक जीन्स और स्काई ब्लू शर्ट में वो ख़ैर से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। माथे पे गिरते स्याह बाल जिन्हें वो बार बार 3 उंगलियों से पीछे करता। हुरुलैन को यकदम दिल में वो बहुत प्यारा लगा। उसने पहली बार उसे खड़ूस शोहर को उस अंदाज में देखा था। मोहब्बत खामोशी से दिल में सरसराने लगी थी। अहान ने उसे घूरते हुए पूछा, मैंने कहा था रेडी रहना और तुम अपनी जगह से हिली भी नहीं। वो उठते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी। आपने तो ये बताया ही नहीं कि किस लिए रेडी हूँ। अहान ने आईने के सामने खड़े होकर बाल संवारे। मैं कराची जा रहा हूँ, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? तुम्हें भी साथ लेकर जा रहा हूँ, वहीं सबसे मिल लेना। हुरुलैन जैसे पीछे हट गई हो। क्या, कराची? उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। अहान ने उसे गौर से देखा। हाँ कराची। इसके लहजे में उलझन थी। एक तो तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होती, हर बात में ड्रामे शुरू ज़रूरी हैं। वो सोफ़े पे बैठा शू लेस बांध रहा था। हुरुलैन इसके पास बैठ गई, नरमी से मगर साफ अंदाज में बोली, मैं नहीं जाऊंगी। अहान ने तंज किया। मैंने तो सुना था लड़कियां मेके जाने के लिए मरी जाती हैं, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। उसे क्या मालूम था कि उसकी ये बात हुरुलैन की कमज़ोर दीवारों में दरार डाल देगी। वो आंसू जब्त करना चाहती थी पर मेके के जिक्र पे बंद टूट गए। वो बेख्तियार होने लगी। अहान चौंक गया, घबरा कर अपनी जगह से उठा और उसके सामने बैठ कर उसके चेहरे से हाथ हटाए। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो हैरान रह गया। उसकी उंगलियां हुरुलैन के चेहरे पर ठहर गईं जहां आंसू बह रहे थे। हुरुलैन, प्लीज़ रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। आज वो उसका माजी, उसका अंदाज़, उसका सब कुछ भूल चुका था। बस एक लड़की थी जो उसके सामने रो रही थी और वो बेबस था। उसने हुरुलैन को शानों से थामा, आँखों के आंसू साफ किए। अहान प्लीज़, मुझे वापस नहीं जाना, इस घर में दोबारा नहीं। मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, कोई शिकायत नहीं करूँगी आपसे, बस वहाँ मत लेकर जाएं। वो हाथ जोड़ती हुई बोली। अहान के दिल में जैसे कुछ टूटा हो। उसने हुरुलैन के हाथ खोलकर नरमी से अपने हाथों में थाम लिए। ओके ओके, हम नहीं जाएंगे, पर ये रोना तो बंद करो। वो दम बहुत था। उसे इस लड़की की इस शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। वो तो समझता था कि हुरुलैन सिर्फ लाउबाली, फजूल और बेवकूफ़ सी लड़की है, मगर आज पता चला वो अंदर से कितनी हाली, कितनी टूटी हुई है। उसके सगे रिश्तेदारों ने उसका ख्याल ना रखा और मैं तो इसे सज़ा देने जा रहा था उन गुनाहों की जो उसने कभी किए ही नहीं थे। आहान को अपने आप पे शर्म महसूस हुई। वो तो बाप की शफ़क़त में पला था और ये जिसने माँ देखी ना बाप, एक बेटी जो अपना दुख दर्द अपना किसी को कह ही ना सकी, वो सब आज कह गई थी। वो मेके के नाम का सोच कर ही लर्ज़ गई थी और ये सच जो बरसों से उसने दिल में दबा रखा था वो आज टूट के बिखर गया था। और अहान अब उस बिखरेपन को जोड़ने का सोच रहा था। यकीनन आपका दिया गया हर दर्द मुझे कबूल है। अहान ने हुरुलैन को थोड़ा सा वक्त तन्हा रहने दिया और खुद बाहर निकल गया। वो मुसलसल उसी उलझन में था कि अब क्या करे, कैसे उस मासूम लड़की से माफ़ी मांगे। शाम को जब वो घर वापस आया तो देखा कि हुरुलैन थोड़ी पुरसुकून थी और लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी। हुरुलैन, अहान ने धीरे से कहा। आवाज़ लगाई। हुरुलैन ने पलट कर देखा। पानी का पाइप नीचे रखा और दुपट्टे से हाथ साफ करती हुई आहिस्ता से बोली,
आए बैठे। हाँ ने लॉन में रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद भी बैठ गया। हुरुलैन के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। इसे ये बात खुल रही थी कि वो मेके भी नहीं जा सकती। ना जाने अहान क्या सोचता होगा। अहम सुनो। कुछ देर खामोशी से हुरुलैन को देखने के बाद वो गला साफ करते हुए बोला। जी। हुरुलैन ने मध्यम आवाज़ में कहा। मुर्गे को बादाम खिलाने थे, खिला दिए? क्या? अहान ने हंसी दबाते हुए कहा। जो बादाम भेजे थे वो मुर्गे को खिलाए? हाँ हाँ, खिला दिए। हुरुलैन ने झूठ बोला। अब वो क्या बताती कि वो बादाम तो खुद ही मज़े ले लेकर खा चुकी थी। आखिर उसके शोहर ने भेजे थे, मुर्गे की बीवी ने थोड़ी ना। अहान मुस्कुराया। वो हुरुलैन की आदतों से खूब वाकिफ़ था। उसे पता था कि वो खुद ही खाएगी, इसीलिए बादाम भेजे थे। मुर्गे का नाम तो बस बहाना था, असल में तो तुम्हारा दिमाग ही सबसे तेज़ है, वो शरारत से बोला। फिरोज़ी शर्ट और येलो दुपट्टे में हुरुलैन का अंदाज दिल मोह लेने वाला था। बालों की खुली चोटी से चंद लटें उसके चेहरे को छू रही थीं। अहान की नज़रों से घबराकर हुरुलैन उठने लगी, मगर अचानक अहान ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हैं मैडम? अभी तो बहुत से हिसाब बाकी हैं, वो शोही से बोला। हुरुलैन झट से हाथ छुड़ाकर अंदर भाग गई। उफ, आज ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? वो दिल पर हाथ रखकर खुद से सवाल करने लगी। अभी वो अपने लंबे बाल सुलझा रही थी कि जैसे ही आईने में देखा, अहान वहाँ जिन की तरह पीछे खड़ा नजर आया। उसने ड्रेसिंग टेबल से अपनी चाबियाँ उठाईं और खामोशी से चला गया। हुरुलैन की सांसें उखड़ गईं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आधी रात को फायरिंग की आवाज़ों से हुरुलैन की आँख खुली। वो खौफज़दा होकर उठ बैठ गई। बेड की तरफ देखा तो अहान वहाँ मौजूद ना था। उसका दिल साकित हो गया। बचपन से ही वो फायरिंग की आवाज़ से बहुत डरती थी। इस पर अहान की गैर मौजूदगी ने जैसे उसका वजूद निचोड़ दिया। वो बेड पर पत्थर की तरह बैठी रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और अहान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में राइफ़ल थी। हुरुलैन, उसने लाइट ऑन करते ही आवाज़ दी और राइफ़ल साइड पर रख दी। हुरुलैन अचानक उठी और अहान के सीने पर मुक्के मारने लगी। आप मुझे मारना चाहते हैं ना? मुझसे नफ़रत करते हैं तो अभी मार दें। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अहान घबरा गया। हुरुलैन, क्या हुआ? आप इसीलिए अकेला छोड़ कर गए थे ताकि मैं डर के मारे मर जाऊँ। हुरुलैन, मैं तुमसे नफ़रत कैसे कर सकता हूँ? बाहर फायरिंग हो रही थी यार, तो मैं भी राइफ़ल लेकर निकल गया। गांव में जब चोर आते हैं तो सब फायरिंग करते हैं ताकि चोर डर जाएं और हम भी बताएं कि हम जाग रहे हैं। उसे प्यार से समझाते समझाते हुरुलैन अचानक उसकी बाहों में झूल गई। हुरुलैन, हुरुलैन! अहान के हाथ पैर फूल गए। वो उसे उठाकर बेड पर ले आया। हुरुलैन, होश में आओ। हुर! परेशानी में उसने फ़ौरन शेर अली को फ़ोन किया। गाड़ी निकालो, हमें अस्पताल जाना है। शेर अली ने कहा, सरकार, शहर जाना इस वक्त ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो, जैसा कहा है वैसा करो। आहान गुस्से से धाड़ा। शेर अली फिर बोला, सरकार, बीबी के साथ जाना मुनासिब नहीं। साकिब साहब आए हुए हैं, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। साकिब भाई नाज बज्जो के शोहर जो कि डॉक्टर थे जल्दी पहुँचे। हुरुलैन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, घबराने की बात नहीं, बस डर के मारे बेहोश हो गई है। इंजेक्शन दे दिया, सुबह तक आराम आएगा। जब वो चले गए कुबरा हाला वहीं रुक गई। अहान साकिब भाई को गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो हाला को मुसलसल मुस्कुराते पाया। वो हैरत में पड़ गया। हाला, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो सख्त उलझन में था। भला ये कौन सा मुस्कुराने का वक्त था? इसकी तो जान पे बनी हुई थी। पगले, खुशी की बात है तो बंदा खुश भी ना हो। हाला उठी और प्यार से अहान का माथा चूम लिया। हाला, आप क्या बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। अहान परेशानी से उनकी तरफ देखने लगा। बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। हाला की आवाज़ में खुशी छुपी ना रही। ये सुनकर जैसे अहान को झटका लगा। हाला, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सख्त लहजे में बोला। एक तो पहले ही परेशान था, ऊपर से हाला की बात ने मज़ीद उलझा दिया था। उसने माथे से पसीना साफ़ किया। ऐसा ही है बेटा, ऐसी हालत में चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, औरतें बेहोश भी हो जाती हैं। मैं कल खुद इसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। हाला, अहान ने उनके कंधों पर हाथ रखा और सरगोशी में बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तक इसके करीब भी नहीं गया। वो नज़रें चुरा रहा था और हाला हैरत में गुम थी। अहान, उनकी आवाज़ में मुश्किल निकली। हाला, आप जानती नहीं है कि इसके पेरेंट्स ने मेरी माँ के साथ क्या किया था? वो झिंझिला कर बोला। बेटा, क्या किया था उन्होंने? मेरी माँ सायरा सुल्तान की वजह से मरी। इस औरत ने बस। हाला ने फ़ौरन इसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा कुछ नहीं था अहान, तुम्हारी माँ ने अपनी मर्ज़ी से शामिर भाई से शादी की थी। हाला आहिस्तगी से बोलती जा रही थी। और अगर फ़र्ज़ कर भी लिया जाए कि कुछ हुआ था तो तुम क्या उसकी सज़ा इस मासूम को दोगे? क्या तुम्हारे वालिद ने ऐसी तरबियत दी थी? वो बिन माँ की बच्ची क्या सहती रही और इसने बताया तक नहीं। हाला अब सख्त खफा थी। हाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहक गया था। बदले की आग ने मेरी सोच को जलाकर राख कर दिया था। वो हाथों में सर दिए सोफे पर बैठा था, आंखों में पेशेमानी, दर्द और निदामत थी। हाला, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? अचानक उसने धीरे से सवाल किया। मेरे बच्चे, जिस दिल को दुखाया पहले इससे माफ़ी मांगो। अल्लाह अपनी हुकूक तो माफ़ कर देता है लेकिन बंदों के हुकूक नहीं।
जब तक वो राज़ी ना हो। हाला ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा। आहान उठा, बेड के करीब गया, कुछ देर हुरुलैन को खामोशी से देखता रहा, फिर वज़ू के लिए बाहर निकल गया। उसे अपने रब से भी माफ़ी मांगनी थी। उसने सारी रात क़याम में गुजारी। फजर की अजान हुई तो मस्जिद चला गया। वापसी पर हाला ने चाय तैयार कर रखी थी। बेटा चाय तो पी लो, फिर थोड़ा आराम भी कर लो, सारी रात नहीं सोए। आहान का सर भारी हो रहा था। वो लेटा और पलकें भारी होते ही नींद की वादी में खो गया। दोपहर को आँख खुली तो घड़ी पर 12 बज रहे थे। हुरुलैन अब तक सो रही थी। आहान ने उसे गौर से देखा। वो गहरी सांसें ले रही थी। नींद उसका पसंदीदा मशगला था। ये बात तो आहान बखूबी जानता था। वो मुस्कुराया और प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। हुरुलैन उठो, उसने आहिस्तगी से पुकारा। साकिब भाई ने कहा था अगर ज़्यादा देर सोए तो जगा देना, मगर हुरुलैन तो टस से मस ना हुई। उसने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया, उंगलियों पर चंद कतरे गिराकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। हुरुलैन की पलकें लर्जी। उसने एक अंगड़ाई ली और धीरे से आंखें खोल दी। आहान उसके बिल्कुल करीब था। उसके चेहरे पर हाथ फेरा। हुरुलैन कैसी तबीयत है? हुरुलैन आराम से लेटी उसे घूरती रही। आहान के परफ्यूम की महक उसे अपनी सांसों में उतरती महसूस हुई। कुछ तो कहो, तुम ठीक हो ना? आहान को तशवीश होने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सर बहुत भारी हो रहा है। वो उठकर बैठ गई और दोनों हाथों से सर थाम लिया। उठो मैं चाय मंगवाता हूँ, सर भी ठीक हो जाएगा। आहान ने उसका हाथ थाम कर सहारा दिया और वॉशरूम तक ले गया। तो मुँह हाथ धो लो, मैं भी आता हूँ। वो बाहर निकला। देखा कि हाला जा चुकी थी। उसने फ़ौरन दिलशाद को फ़ोन किया। जल्दी से नूरी को भेजो, चाय बनानी है। जी सरकार, अभी भेजता हूँ। आहान दोबारा कमरे में गया तो हूर ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल संवार रही थी। ओहो पागल लड़की, ये सब छोड़ो, पहले आराम से नाश्ता कर लो, बाद में संवर लेना। वो मुस्कुराकर बोला और उसे शानों से थामकर सोफ़े पर ले आया। हुरुलैन ने बगौर आहान को देखा। यह जिन को क्या हो गया है? वो दिल ही दिल में बोली। हाँ हाँ कहो, जिन हूँ, भूत हूँ, कुछ भी। आहान ने शरारती लहजे में दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैंने कब कहा? हुरुलैन के चेहरे पर हैरत और उलझन का इम्तिजाज था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आहान को उसके जिन कहने का भी इल्म है। आहान आप ठीक हैं? उसने उसका माथा छुआ। हाँ आज ही ठीक हुआ हूँ, कब से बीमार था। आहान ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने लबों से लगा लिया। हुरुलैन का दिल जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाने को था। वो फ़ौरन उठने लगी, मगर आहान ने रास्ता रोक लिया। हुरुलैन, वो सरगोशी में बोला, मुझे माफ़ कर दो। उसने हुरुलैन का चेहरा नरमी से अपने हाथों में लिया। वो उसके बहुत करीब था। किस बात की माफ़ी? हुरुलैन हैरत से बोली। इन सब बातों की जो मेरी वजह से तुम्हें सहनी पड़ी। मेरे पास दौलत है, वो सब तुम्हारी है, लेकिन जो असल ख़जाना है वो मेरा दिल है, और वो तुम्हें दे दिया है मैंने। इतनी मोहब्बत दूंगा किसी और रिश्ते से मोहब्बत की भीख मांगने की नौबत ना आए। हुरुलैन खामोशी से सब सुन रही थी। हुरुलैन, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई लव यू। उसने इसका चेहरा थोड़ा ऊपर किया। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना? हुरुलैन ने नज़रें झुकाकर मुस्कुराया और हल्के से सर हिलाया। थैंक यू हुरुलैन। आहान बेहद खुश था। वो हूर के करीब होता उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ गया। हुरुलैन हैरान हुई और खुश भी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें शहर ले जाऊँगा। जिस शहर में तुम चाहोगी वहीं रहेंगे। आहान ने उसे सीने से लगा लिया। मगर मुझे तो यहाँ रहना है आपके साथ। हुरुलैन इससे अलग होकर बोली। सोच लो। आहान ने शरारती अंदाज में कहा। सोच लिया। हुरुलैन ने फ़ौरन जवाब दिया। यहाँ साग बनाना पड़ेगा, बना लूँगी। कुत्ते बिल्लियाँ तंग करेंगी, आदी हो जाऊँगी। मुर्गा भी संभालना होगा। क्या? हुरुलैन उछल पड़ी। या तो इस घर में मुर्गा रहेगा या मैं। वो गुस्से से अलग होकर जाने लगी। आहान हंस पड़ा। सुनो हुरुलैन, वो हंसते हुए बोला, मैं मुर्गे के बगैर रह सकता हूँ, मगर अपनी बीवी के बगैर नहीं। हुरुलैन हंसी। आहान मोहब्बत से हुरुलैन के करीब होता सारी दूरियां मिटा गया। हुरुलैन उसकी मोहब्बत भरी शिद्दतें सहती हलकान होने लगी थी। शाम ढले वो बाहर लॉन में आ गई और गहरी सांस ली। यहाँ अब आहान की महक थी और इसे अपना गांव बहुत प्यारा लगने लगा था। ख़त्म शुद।